नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कहानी सुनो बाय आशीष में। और मैं आपका दोस्त आशीष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो है गौतम और खुशबू की कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों आपने जाना कि कैसे खुशबू और गौतम आपस में मिलते हैं और किस तरह से उनके घर वालों को उन दोनों की कहानी के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, गौतम की मम्मी पापा खुशबू के घर से सारी बात करके वापस लौटते हैं। अब खुशबू के घर वाले ये सारी चीज सुनकर, ये सारी बात जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खुशबू के पिताजी इधर बहुत ज्यादा परेशान, ये सोचकर कि अगर खुशबू ने कुछ भी गलत कदम उठाया तो उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बदनामी होगी। खुशबू के माता और पिता दोनों आपस में एक बात का डिसीजन लेते हैं कि खुशबू को इन सारी चीजों से दूर वापस अपने दादी दादा के पास बिजनौर भेज देते हैं। और खुशबू के पिता खुशबू को लेकर उसी शाम वापस अपने गांव बिजनौर निकल जाते हैं। खुशबू अपने गांव बिजनौर पहुंचती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और जब वो बिजनौर पहुंचती है तो वो अपनी दादी के गले लग के बहुत रोती है। शायद वो दादी को दर्द तो नहीं बता सकती, लेकिन दादी को थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन दादी को ये लगता है कि शायद इसको दिल्ली रास नहीं आई और इसे हमारी याद बहुत ज़्यादा सता रही थी, तो इसीलिए ये हमसे लिपट कर रो रही है। दादी खुशबू को चुप कराती है, उसके आंसू पूछती है और साथ ही साथ खुशबू के पिता से पूछती है कि एकदम से अचानक कुछ बताया भी नहीं आने से पहले, सब ठीक तो है ना। खुशबू के पिताजी अपनी माँ से खिसियाए हुए लहजे में कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद हम इतनी जल्दी इसको यहाँ नहीं छोड़ते। खुशबू की दादी गुस्से से अपने बेटे को डांट लगाते हुए कहती है कि ऐसा अनाप शनाप क्यों बोल रहा है तू, ऐसा किया क्या है हमारी बिटिया ने। खुशबू के पापा उसी लहजे में फिर से बोलते हैं अपनी माँ से कि तुम खुद ही पूछ लो अपनी नवाबजादी से कि दिल्ली में रह के क्या गुल खिला दी थी। और इतना बोल के वो वहां से वापस निकल जाते। इधर गौतम इन सारी चीजों से अनजान है। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस अपने घर आता है। घर पहुंच के वो खाना खाता है और अपना बिस्तर लेके चुपचाप से छत पे चला जाता है। छत पे जाने के बाद गौतम बार बार खुशबू की छत की तरफ देखता है, लेकिन उसे छत पे कोई नहीं दिखाई देता। तो गौतम को बहुत तकलीफ होती है। वो ना खुशबू से मिल सकता था और ना ही खुशबू से बात कर पा रहा था। दिन में कॉल भी नहीं आया और ना ही जब से गौतम घर पे आया है खुशबू उसको एक बार भी नजर आई। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं, गौतम को कोई कॉल नहीं आता है और ना ही खुशबू उसको घर के सामने दिखती है और ना ही आते जाते गली में। अच्छा, गौतम को पता चलता है अपनी छोटी बहन के थ्रू कि जिस दिन गौतम के बारे में और खुशबू के बारे में गौतम के घर वालों को पता चला, तो उसके अगले दिन ही गौतम के मम्मी पापा खुशबू के घर गए थे। खुशबू के मम्मी पापा को जब से पता चला है तो वो शायद खुशबू को ना छत पे आने दे रहे हैं और ना ही गली मोहल्ले में। टाइम यूं ही निकलता गया, ना तो खुशबू का कोई कॉल और खुशबू गली मोहल्ले में या घर के सामने नजर आए। फिर गौतम अपनी छोटी बहन से एक मदद करने को कहता अपनी, कि बिना मम्मी पापा को पता लगे तुम एक बार खुशबू के घर जाओ, पता करो कि खुशबू ठीक तो है। गौतम की छोटी बहन गौतम की हालत देख के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो खुशबू के घर चली जाती है और देख के आती है कि खुशबू तो घर में है ही नहीं। वो बातों ही बातों में खुशबू की बहन से पूछती है कि खुशबू दिखाई नहीं दे रही है। तो खुशबू की बहन बताती है कि खुशबू को तो वापस गांव गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा होने वाला है।
ये सारी बात गौतम की बहन गौतम को आके बताती है। जैसे ही गौतम ये सारी बात सुनता है तो उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक उसको ये लग रहा था कि खुशबू घर के अंदर ही है। जब भी उसे मौका मिलेगा तो मुझसे मिलने या बात करने जरूर आएगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि खुशबू तो दिल्ली में ही नहीं है और उसको दिल्ली से गए हुए 1 हफ्ता होने वाला है, अब ये सारी बातें जानकर गौतम का बिल्कुल भी मन कहीं नहीं लग रहा है। वो काम पे जा रहा है लेकिन काम पे भी उसका मन नहीं लगता है। वो घर आता है तो घर में भी उसको एक बेचैनी सी होती है। कुल मिला के गौतम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गौतम बहुत कोशिश करता है अपने मन को बहलाने की, पर वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है और आखिरकार गौतम एक डिसीजन लेता है। वो डिसीजन लेता है कि अब वो खुशबू से मिलने के लिए बिजनौर जाएगा। वो बिजनौर जाने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन बिजनौर जाना उसके लिए अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि खुशबू बिजनौर में रहती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बिजनौर में कहाँ रहती है। इसके बावजूद भी वो अपना पूरा मन बना लेता है कि वो बिजनौर जाएगा और खुशबू को ढूंढेगा और खुशबू से मिलेगा। गौतम अपने घर आता है और अपने घर वालों से एक झूठा बहाना बनाता है कि मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है और शायद मैं 2-4 दिन के बाद घर लौटूंगा। घर वालों को भी लगता है कि शायद ऑफिस का कुछ काम आ गया होगा, तो घर वाले भी उस पर शक नहीं करते और उसे जाने के लिए इनकार नहीं करते हैं। गौतम उसी रात अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल जाता है दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास। वहाँ से वो बिजनौर की बस में बैठ के चल देता है बिजनौर यानी खुशबू के पास। गौतम बिजनौर पहुँच जाता है, एक बिल्कुल अनजान शहर में जिसमें वो आज से पहले कभी नहीं आया है। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत का भूत जब किसी के सर पे सवार हो तो मोहब्बत में किसी भी हद को पार करने में पीछे नहीं हटता, और यही जुनून उस वक्त गौतम के सर पे भी सवार था। अब गौतम का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके खुशबू तक पहुंचना है, खुशबू को ढूंढना है। गौतम खुशबू की तलाश में जुट जाता है। आज का पूरा दिन गौतम का बिजनौर के इलाके को ही जानने में कट जाता है। अब रात हो जाती है। गौतम को वहाँ की किसी लोकल धर्मशाला के बारे में पता चलता है और रात गुजारने के लिए वो उस धर्मशाला में पहुंच जाता है। गौतम के पास खुशबू का कोई पता नहीं होता है, उसके बावजूद भी गौतम पूरे बिजनौर को छान मारता है और उसको बिजनौर में अब 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन उसके हाथ में कोई कामयाबी नहीं लग रही है। जैसे जैसे दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, गौतम की अब हिम्मत भी जवाब दे रही है। गौतम को बिजनौर में भटकते हुए 5 दिन हो गए हैं और अब गौतम के पैसे भी ख़त्म होने लग गए। अब गौतम की हिम्मत जवाब देने लग गई। उसे लगता है कि उसकी ये कोशिश शायद नाकामयाब होती जा रही है और वो वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को वो धर्मशाला में वापस जाके रुकता है और सोचता है कि सुबह होते ही वो सुबह दिल्ली की बस में बैठ के वापस दिल्ली निकल जाएगा। रात बीत जाती है, सुबह होती है। गौतम निकल पड़ता है बस अड्डे की ओर दिल्ली की गाड़ी को पकड़ने के लिए। गौतम दिल्ली की बस में बैठता है, अपने दिल्ली की टिकट कटवाता है और अब दिल्ली की बस का निकलने का वेट करता है। बस स्टार्ट होती है, दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाली होती है। तभी गौतम के फोन पे एक फोन बजता है। गौतम फोन उठाता है और दूसरी साइड से आवाज आती है, हेलो, मैं खुशबू बोल रही हूँ।
गौतम की थकान, गौतम की परेशानियाँ, खुशबू की आवाज़ सुनते ही मानो सब गायब हो जाती हैं। गौतम एकदम से अपनी सीट से उठता है, भागते हुए वो बस के आगे की गेट की तरफ जाता है और कंडक्टर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और एकदम से गाड़ी रोकवा के वो गाड़ी से बाहर उतर जाता है। बस से उतरने के बाद वो एक साइड पे जाके खुशबू से बात करता है। बात करते करते वो इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो सिर्फ एक ही बात पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? उधर से खुशबू का जवाब आता है कि अभी तक तो मैं बहुत परेशान थी, पर अब तुमसे बात हो गई है तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दूसरे से बात कर कर, एक दूसरे की आवाज़ को सुनकर मानो एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अब गौतम खुशबू के गांव का पता पूछता है जहां वो रहती है। खुशबू भी अपना पूरा पता उसको देती है और उसके बाद गौतम खुशबू के घर जाता है। घर पहुंचने के बाद वो बकायदा खुशबू के दादा दादी से भी मिलता है। खुशबू अपने दादा दादी को गौतम के बारे में बताती है और उनको मनाती है। दादा दादी भी खुशबू को बहुत प्यार करते थे और अपनी पोती की खुशी के चलते वो दोनों के रिश्ते को अपनाते हैं और उन दोनों से भी वचन लेते हैं कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि हम खुद तुम दोनों के परिवार से तुम दोनों के रिश्ते के लिए बात करेंगे। ये सुनकर गौतम और खुशबू बहुत खुश होते हैं, मानो कि उनको सब कुछ मिल गया हो। खुशबू के दादा दादी गौतम को भी समझाते हैं कि अब उसे वापस दिल्ली चला जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर से दूर और बहुत दिनों से अपने घर से दूर है। गौतम भी दादा दादी की बात मानता है। वो खुशबू से मिलता है और उसके बाद खुशी खुशी वापस दिल्ली लौट जाता है। अब कुछ टाइम बीत जाता है। कुछ टाइम बाद खुशबू के दादा दादी खुशबू को लेकर दिल्ली आते हैं और जो वादा उन्होंने खुशबू और गौतम से किया था उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो पहले खुशबू के घर वालों को समझाते हैं और खुशबू के घर वालों को मना लेते हैं गौतम और खुशबू के रिश्ते के लिए। उसके बाद वो गौतम के घर पे भी जाते हैं खुशबू के दादा दादी, और वो गौतम के पिताजी को और गौतम की माता को सारी कहानी बताने के बाद उनको समझाते हैं और उन दोनों की शादी करवाने के लिए गौतम के पिताजी को कहते हैं। गौतम के पिताजी कुछ टाइम तक तो बात नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्हें एहसास होता है कि शायद गौतम की खुशी खुशबू के ही साथ है, तो वो भी इस रिश्ते की मंजूरी दे देते हैं और इस तरह से खुशबू और गौतम एक बार बिछड़ के फिर वापस मिलते हैं। और 2009 में ये सारा इंसिडेंट होता है और 2012 में गौतम और खुशबू की शादी हो जाती है। आज गौतम एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और खुशबू भी एक स्कूल में टीचर है। दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से ढेर सारा प्यार मुझे देते रहेंगी मेरी कहानियों को, और मैं इसी तरह की ढेर सारी कहानियाँ इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में अपने सुझाव कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए कहानी सुनो बाय आशीष में। मैं आपका दोस्त आशीष। थैंक यू।